कल की क्लास में क्या पढ़ा बच्चों, अपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था ना। एंडोक्राइन सिस्टम का अपने देखा था बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको अपन गलती से कभी मास्टर ग्लैंड समझ लिया करते थे, है ना। फिर बाद में रिसेंट डिस्कवरी में क्या प्रूव हुआ कि कोई और भी ग्लैंड है जो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करके जाती है, और उस ग्लैंड का नाम क्या दिया अपन ने, हाइपोथैलेमस। तो कोई भी हार्मोन अगर अपने को पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कराना है तो उसके लिए पहले कहाँ से हार्मोन आएगा, हाइपोथैलेमस से आएगा ना। ये अपन कल की वीडियो में देख चुके थे। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स को अपन नाम देते हैं रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिन हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिन हार्मोन हाइपोफाइशियल पोर्टल वीन के थ्रू आएगा, कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पोर्शन बताए थे अपन ने, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दोनों के मिलने वाला जो पोर्शन था उसको बोला था अपन ने पार्स इंटरमीडिया। तो एक हार्मोन तो पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होगा जिसको अपन ने नाम दिया था MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और बाकी के जो 6 हार्मोन थे वो किधर से रिलीज हो रहे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो टोटल अपन मानते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। उन 7 हार्मोन के नाम क्या क्या बताए थे अपने, सबसे पहले देखा था ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद में देखा था ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और 2 हार्मोन अपने को गोनेडल वाले बताए थे, FSH और LH। एक हार्मोन था प्रोलैक्टिन और एक अपना MSH हो गया ना। तो टोटल 7 हार्मोन ये कहाँ से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अपन ने क्या बताया था कि ये एक्चुअल में किसी हार्मोन को सिंथेसाइज करके नहीं जाती। पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल स्टोरेज का काम करती है और ज़रूरत पड़ने पर उन हार्मोन को रिलीज करेगी। कौन कौन से हार्मोन बताए थे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का कमर्शियल नेम क्या है, पिट्रोसिन या पिटोसिन होता है ना, और उसको अपन वैसोप्रेसिन को ADH भी बोलते हैं। ये अपन कल की वीडियो में देख चुके थे। फिर अपन एक एक करके अब सभी हार्मोन को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम फोकस करेंगे मेनली ग्रोथ हार्मोन एंड T3 T4 हार्मोन। आगे बात समझ में। तो पहले हम देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन। पहले क्या देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, पहले हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज कराना पड़ेगा अपने को, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को अपन और क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को क्या बोलेंगे, सोमेटोट्रोपिन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी अपन ने रीजन बांट रखे हैं ना, पोर्शन बांट रखे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, इसको अपन देखेंगे ना, एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन से पोर्शन से रिलीज होगा। अच्छा, अगर इसको इनहिबिट करना हो तो इनहिबिट करने के लिए हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इसको अपन और क्या बोलते हैं, सोमेटोस्टैटिन। इसको बोलेंगे अपन सोमेटोस्टैटिन। तो अब अपन फोकस करेंगे मेनली ग्रोथ हार्मोन पे। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बाद में कहाँ पे जाएगा, पिट्यूटरी के पास में जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, क्या नाम बताया था मैंने, हाइपोफाइशियल पोर्टल बीन। हाइपोफाइशियल पोर्टल बीन के थ्रू जाएगा, कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको बताया था कि मेनली किस पे फोकस करता है,
ये आपकी बोन एंड स्केलेटल मसल्स वाले पोर्शन पे मेनली क्या करेगा, ये फोकस करेगा। कहाँ की ग्रोथ करवाएगा, बोन और स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ करवाएगा, है ना। अब ये ग्रोथ हार्मोन जब जाता है लीवर के पास में, यही ग्रोथ हार्मोन जब जाता है लीवर के पास में, तो लीवर किस में कन्वर्ट करता है इसको, लीवर किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो अगर IGF की बात आए, पूछे कि IGF कहाँ से रिलीज होगा, तो ये मेनली होता है लीवर से। बाकी कुछ बोन्स और स्केलेटल मसल्स वाला पोर्शन है वहाँ से भी ये क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है, लेकिन मेनली पूछे तो लीवर। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन और IGF दोनों ही ग्रोथ फैक्टर हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा पोटेंट कौन है, ज़्यादा पोटेंट होगा कौन, IGF। क्यों ज़्यादा पोटेंट है ये, मोर पोटेंट है, क्यों, बिकॉज इट सेल हैज मोर रिसेप्टर फॉर IGF। एक नॉर्मल सेल्स के पास में यहाँ जहाँ पे ग्रोथ करवानी है वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के कंपैरिजन में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो सेल हैज मोर रिसेप्टर किसके लिए, IGF के लिए। इसकी वजह से ये मोर पोटेंट होता है ना ग्रोथ हार्मोन के कंपैरिजन में। ये यहाँ तक तो अपन ये ओवरव्यू कल के क्लास में देख चुके थे ना। अब अपना फोकस किस पर रहेगा कि ये ग्रोथ हार्मोन एक्चुअल में करता क्या है ना। तो ग्रोथ हार्मोन जाएगा सेल के पास में और सेल में क्या करेगा, जो मेटाबॉलिक रेट का फर्स्ट स्टेप होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। तो ये मेनली फोकस करता है किस पे, ग्रोथ हार्मोन किस पे फोकस करेगा, ये एक तो आपके ग्लाइकोलाइसिस की रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा ना। ग्लाइकोलाइसिस रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्या करेगा, ये अपन सेल सिग्नलिंग में पढ़ा था, जो IGF का पढ़ा था ना, RT के पाथवे, RT के पाथवे, इसका मतलब ये एज ए माइटोजन की तरह भी काम करेगा, सेल डिवीजन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ना सेल डिवीजन की रेट को। तो क्या करेगा, ये ग्लाइकोलाइसिस की रेट को इंक्रीज कर देगा, एज ए माइटोजन काम करेगा और सेल डिवीजन को भी क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। ये था आपका ग्रोथ हार्मोन। अब इसको इनहिबिट करने के लिए अपन क्या लाते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। आगे बात समझ में, कुछ मतलब फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग को प्रमोट करके जाते हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करेंगे, तो ऐसे फैक्टर हैं, नंबर 1 है आपका हाइपोग्लाइसीमिक, लोअर फैटी एसिड या लिपिड इन ब्लड और हायर अमाइनो एसिड लेवल इन ब्लड। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। कौन कौन से, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, लोअर फैटी एसिड इन ब्लड और हायर अमाइनो एसिड लेवल इन ब्लड। ये क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन की रेट को इंक्रीज करेंगे। आगे बात समझ में। और हाइपोथैलेमस से निकलेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, बाद में ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से क्या रिलीज करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन कौन से पोर्शन से रिलीज होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक रीजन होता है सोमैटोट्रॉफ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक पोर्शन होता है सोमैटोट्रॉफ। उस सोमैटोट्रॉफ रीजन से ये क्या करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा। और ग्रोथ हार्मोन आगे जाके क्या काम करेगा, आगे समझ में। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ से आगे T3 T4 को पढ़ेंगे ना। ग्रोथ हार्मोन का कोई ऐसे खास ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये RT के पाथवे अपन तो सिग्नलिंग में पढ़ेंगे वैसे भी ना सेल बायोलॉजी में।
तो यहाँ कोई विशेष इसको पढ़ने वाले नहीं है। सेल सिग्नलिंग में अपन पूरा इसको कवर कराएंगे ना, आरटी के पाथवे के थ्रू ये क्या क्या इम्पैक्ट डालेगा। इसको मिटा दिया जाए, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। अब पढ़ते हैं अपन T3 T4। अच्छा, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए ना, तो अब क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए तो उस कंडीशन में ग्रोथ होगी या नहीं होगी? ग्रोथ बहुत कम होगी ना, उस कंडीशन में जो है आदमी बौना रह जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। आदमी इस कंडीशन में बौना हो जाएगा ना। अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए ना, बचपन से ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा? ये तो हो गया हाइपोसिक्रेशन। अगर इसका सिक्रेशन हो जाए ज़्यादा, जिसको अपन हाइपर सिक्रेशन बोल सकते हैं। अगर हाइपर सिक्रेशन बचपन में ही हो जाए ना, चाइल्ड टाइम से ही हो जाएगा, तो एक स्पेशल डिजीज होती है जिसको अपन बोलते हैं गिगांटिज्म, मतलब साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन इसकी एक खासियत है कि इसमें बॉडी के सभी पार्ट एक प्रॉपर रेशियो में इंक्रीज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल जैसे सर बड़ा हो जाए या केवल हाथ बड़े हो जाए ना, पूरा बॉडी जो है एक प्रपोर्शन में बढ़ेगी। तो इसमें आदमी इतना ऑकवर्ड नहीं लगेगा। इसमें आदमी क्या बन जाएगा? ग्रेट खली बन जाएगा ना। जैसे खली है उसको भी क्या है? यही वाली बीमारी तो है। मतलब इसमें बॉडी के सभी पार्ट एक इक्वल रेशियो में इंक्रीज होंगे, तो इसमें आदमी इतना ऑकवर्ड नहीं लगेगा। बॉडी पार्ट इंक्रीज प्रोपोर्शनली। ये तो कब की बात है? जब हाइपर सिक्रेशन का वो चाइल्ड वाली कंडीशन में हो जाए ना, किसी चाइल्ड में हो जाए। लेकिन एडल्ट में इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए तब क्या होगा? एडल्ट में हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो उस डिजीज को बोलते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली एक एक्चुअल में डिजीज है। एक्रोमेगाली में क्या होगा? बॉडी साइज में इंक्रीज होगी, लेकिन कोई पार्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई पार्ट बड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसमें बॉडी पार्ट इंक्रीज डिसप्रपोर्शनली। इसमें हो सकता है कि केवल सर बड़ा हो जाए ना, हाथ बड़े नहीं हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन एक्रोमेगाली। ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कुछ डिजीज थे। अब अपन क्या करेंगे? अब दूसरी ग्लैंड पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे अपन थायराइड ग्लैंड। अब पढ़ने वाले हैं अपन थायराइड ग्लैंड। अपन थायराइड ग्लैंड क्या पढ़ने वाले हैं? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या होगा? देखो, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या रिलीज करवाएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे बात समझ में? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको, और इसी को थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? थायरोट्रोपिन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने के बाद में कहाँ पे जाने वाला है? ये थायराइड ग्लैंड के पास में। और थायराइड ग्लैंड के पास में जाके कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा उससे? T3 एंड T4। तो ये समझ में आ गया, इनका सीरीज समझ में आ गई कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और ये आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में कौन से रीजन से? जैसे नाम क्या है? थायरोट्रोपिन है, तो इसमें रीजन होगा थायरोट्रॉफ। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा रीजन? थायरोट्रॉफ रीजन से रिलीज करवाएगा
थायराइड स्टिमुलेटिंग या थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड के पास में जाके उससे T3 और T4 रिलीज करवाएगा, और ये T3 T4 बाद में क्या करेगा, ये भी ग्रोथ करवाते हैं, BMR को इंक्रीज करेंगे, है ना। क्या क्या करेंगे ये अपन देखेंगे अभी बाद में ना। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा ना थायराइड ग्लैंड के पास में जाके, और थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसी क्या होने वाली है उसको देखते हैं अपन, है ना। जैसा कि आपको पता होगा ये है ट्रैकिया वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है, ट्रैकिया वाला पोर्शन है। और इस ट्रैकिया वाले पोर्शन पे ये क्या है, थायराइड ग्लैंड। इस ट्रैकिया में ये सी आकार की रिंग्स पाई जाएंगी, ये सी आकार की रिंग्स हो गई। ये ग्लोटिस एपिग्लोटिस वाला जो पोर्शन था ना वो हो गया। और ये जो रेड कलर में मैंने बनाई है ये क्या है, ट्रैकिया। इस ट्रैकिया पे है ये कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर कौन सी ग्लैंड मिलती है, पैराथायराइड ग्लैंड। इसको भी अपन देख लेंगे ना अभी साथ में ही, पैराथायराइड ग्लैंड, दो पेयर मिलते हैं इसके ना। और ये पूरा एक लोब होता है जो इस्टमस से जुड़ा होता है ना थायराइड ग्लैंड का। एनाटॉमी पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अब अपन TS काट के देखते हैं ना कि इसमें थायराइड में अपने को मिलेगा क्या। तो थायराइड की जब अपन TS काट के देखते हैं तो इसमें ये ऐसे सेल्स की एक लेयरिंग मिलती है ना, ये सेल्स की एक लेयरिंग मिली। ये दूसरी सेल्स की लेयरिंग होगी, है ना। ऐसे इसमें क्या मिलती है, ऐसे ये सेल्स की लेयरिंग मिलेगी इसमें ना। और यहाँ कौन सी मेम्ब्रेन मिलेगी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, है ना। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो ये तो हो गई आपकी फॉलिक्यूलर सेल्स, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज हैं उसको तो बोलते हैं अपन फॉलिक्यूलर सेल्स। ये फॉलिक्यूलर सेल्स ये तो एक 2D डायग्राम है, इसको अपन 3D में देखेंगे तो एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी। और ये अंदर जो पोर्शन है ये क्या होगा, ल्यूमेन होगा। और ये सेल्स कौन सी हैं, ये सब ल्यूमेन के चारों तरफ फॉलिक्यूलर सेल्स। और फॉलिक्यूलर सेल्स के बाहर की साइड में जैसे ये एक फॉलिक्यूलर सेल्स की लेयरिंग, ये दूसरी लेयर, और बीच में ये जो स्पेस बचता है यहाँ पे, ये जो स्पेस है यहाँ पे कौन सी सेल मिलती है, ये पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, सी सेल्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स या सी सेल्स। तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं इनसे तो कौन सा हार्मोन बनने वाला है अभी, T3 एंड T4। और ये जो पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स हैं इनसे कौन सा बनेगा, कैल्सीटोनिन, इनसे बनेगा कैल्सीटोनिन। ये बात समझ में आ गई। अब इस T3 T4 को देखेंगे पहले अपन, है ना। T3 T4 में होता क्या है, तो एक्चुअल में जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं इनमें एक प्रोटीन बनती है। फॉलिक्यूलर सेल्स में क्या बनेगा, फॉलिक्यूलर सेल्स में एक प्रोटीन बनेगी जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है जो कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, फॉलिक्यूलर सेल्स में।
और ये जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, आपको पता है कोई से भी प्रोटीन हो उसमें अमाइनो एसिड तो मिलेंगे मिलेंगे, तो इसमें भी अमाइनो एसिड मिलता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे, लेकिन इसमें अपन बात कर रहे हैं एक स्पेशल अमाइनो एसिड की जिसका नाम है टायरोसिन। तो इसमें टायरोसिन अमाइनो एसिड भी मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये ब्लड वेसल से अपने अंदर क्या सिंथेसाइज कर लेती हैं, क्या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, आयोडीन को। जो भी यहाँ पे इनके आसपास से ब्लड वेसल्स जाएंगी, जैसे सपोज करो ये ब्लड वेसल्स जा रही है ना, इसमें क्या है अभी I- है ना, तो इसको कहाँ पे ले लिया जाएगा, सेल्स में ले लिया जाएगा ना। तो ये फॉलिकुलर सेल्स किसको स्टोर करके रखती हैं, आयोडीन को स्टोर करके रखती हैं फॉलिकुलर सेल्स। अब क्या होता है, जो अभी थायरोग्लोबुलिन बनाया किसने, फॉलिकुलर सेल्स ने बनाया है। ये फॉलिकुलर सेल से थायरोग्लोबुलिन कहाँ पर रिलीज होगा, ये जो ल्यूमेन वाला पोर्शन है ना, इस ल्यूमेन वाले पोर्शन में थायरोग्लोबुलिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिक्रेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये जो आयोडीन है ये I- किस में चेंज हो जाता है, I2, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके न्यूट्रल हो जाएगा। और बाद में यही I2 किसके साथ में जुड़ जाएगा, ये जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में क्या था, टायरोसिन अमाइनो एसिड रेजिड्यू था, तो टायरोसिन के साथ में जब जुड़ जाएगा कौन, एक आयोडीन जुड़ जाएगा ना, एक मॉलिक्यूल आयोडीन का, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ I2, ये जुड़ जाएगा तो इसको अपन बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन, MIT, क्या बोलेंगे इसको, मोनो आयोडो टायरोसिन। अच्छा, अगर इस टायरोसिन के साथ में एक जुड़ता है MIT बनता है, और MIT के साथ में एक और आयोडीन जुड़ जाए तो क्या बनेगा, डाई आयोडो टायरोसिन, DIT। ये MIT और DIT बन गया ना, ये इस वाले रीजन में बनते हैं ना MIT और DIT। अब फर्दर क्या होता है, इस MIT और DIT से क्या बनेगा, T3 और T4 बनने वाला है। आगे क्या होने वाला है, अगर एक MIT जुड़ जाता है किसके साथ में, DIT के साथ में, तो एक आयोडीन तो इसके पास में और दो आयोडीन इसके पास में, टोटल कितने आयोडीन, 3, तो इसको बोलेंगे T3। अच्छा, अगर दो DIT जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, T4। तो ये होता है T3 और T4। कैसे बना था T3 T4, फॉलिकुलर सेल्स ने एक प्रोटीन बनाई थी जिसको बोला था अपन ने थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन के साथ में जब एक आयोडीन बाइंड होता है टायरोसिन के साथ में, तो उससे क्या बनता है, MIT। जब दो आयोडीन लिंक होंगे तो DIT। अब बाद में इन सेल्स में क्या होता है, इसको लाइसोसोम के थ्रू क्लीव कर दिया जाता है ना इस टायरोसिन को, तो फिर ये टायरोसिन आपस में से जुड़ जाते हैं। आगे बात समझ में, उस प्रोसेस पे भी नहीं जाएंगे ना, तो ये वाली बात समझ में आ गई। बाद में इनको T3 और T4 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो रोल किसका था, फॉलिकुलर सेल्स का। फॉलिकुलर सेल्स के पास में थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनी थी और उसके पास में आयोडीन अटैच होके ये T3 और T4 बन गया, जिसमें से ये T3 है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, ये मोर पोटेंट है, लेकिन बनता कम अमाउंट में है। पोटेंट ज़्यादा होता है लेकिन बनता बहुत कम है। ये पोटेंट ज़्यादा है, ये लेस पोटेंट होगा लेकिन बनता हाई अमाउंट में है। लेकिन सेल के पास में जाके काम कौन करता है, T3। तो एक ब्लड के थ्रू जो भी T3 T4 जाता है वो सेल में जाके किस में चेंज हो जाएगा, T3 में चेंज हो जाएगा ना। तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो एक तरह से T3 है, मतलब T4 जो है सेल में जाके किस में चेंज हो जाता है, T3 में चेंज हो जाता है। तो फाइनली काम कौन करता है, T3 काम करता है ना। दोनों में ज़्यादा पोटेंट कौन है। अब इसके लिए एक प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती है, थायरोग्लोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन
इस थायरोग्लोबिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में T3 T4 जुड़ के कहाँ पे जाएंगे, ब्लड के थ्रू अपने रेस्पॉन्डर जो सेल्स हैं उनके पास में जाएंगे। आगे बात समझ में। तो ये तो अपन ने देखा इसकी मैकेनिज्म की, ये T3 T4 सिंथेसाइज कैसे होता है सेल्स में। अब अपन थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे ना साथ में ही कि जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स है इससे कौन सा बना था, कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन कैल्शियम के रेगुलेशन में काम आएगा। पहले इसको आप नोट करो, फिर अपन इनको देखते हैं ना। अभी इसको T3 T4 को देखते हैं पहले। अभी T3 T4 का रोल देखेंगे ना। अभी तो अपन ने देखा है कैसे बना था ये।